हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। आज के लेक्चर में हम आने वाले सभी एग्ज़ाम की पर्सपेक्टिव में एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे। आज के लेक्चर में हम 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे जो हमारे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, स्पेशली यूपीएससी बहुत ज़्यादा फोकस करती है आर्ट एंड कल्चर पर। तो आर्ट एंड कल्चर के आज हमने बहुत अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को पूरा देखिए और क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। इससे आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा लाभ भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको कई डायमेंशंस में सोचने का अवसर भी प्राप्त होगा। देखिए, क्वेश्चंस कभी भी मॉक टेस्ट सॉल्व करने का ये उद्देश्य नहीं होता है कि आपको क्वेश्चन कॉपी एकदम हूबहू डिक्टो वैसी के वैसी एग्जाम में मिल जाएंगे। देखिए, एग्जाम में जो मॉक टेस्ट हम सॉल्व करते हैं एग्जाम से पहले, उसके दो उद्देश्य होते हैं। पहला ये कि हमें अपनी तैयारी का स्तर का पता लग सके, हमें जो तैयारी का हमारा लेवल है उसका पता चल जाए। साथ ही साथ दूसरा उद्देश्य और सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि क्वेश्चन फ्रेमिंग पता चल जाती है। अलग अलग, जैसे आप हमारे मॉक टेस्ट करेंगे और अदर चैनल्स पर मॉक टेस्ट करते होंगे, तो आपको एक ब्रॉड थिंकिंग डेवलप हो जाती है कि क्वेश्चन किस किस आस्पेक्ट से पूछा जा सकता है, किन किन आस्पेक्ट पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, या फिर किन किन डायमेंशंस को कवर किया जा सकता है, या कौन सी ऐसी डायमेंशंस हैं जो आपने छोड़ दी हैं और एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो एमसीक्यूज सॉल्व करने का या मॉक टेस्ट सॉल्व करने का सबसे बड़ा रीज़न और सबसे बड़ा वजह ही यही होती है कि आपको डायमेंशंस देखने का मौका मिल जाता है, अपनी डायमेंशंस को, अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करने का एक मौका मिल जाता है, विस्तारित करने का मौका मिल जाता है। तो उसी संदर्भ में शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। हमने 20 क्वेश्चंस लिए हैं, इसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर दोनों के पार्ट को इंक्लूड किया है। तो हमने दोनों के पार्ट को इंक्लूड किया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये सीरीज हमारी बाइलिंगुअल ही रहेगी, जैसे कि आपको पता है हम मॉक टेस्ट बाइलिंगुअल ही प्रोवाइड करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सही कथन चुनिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से पार्ट है, स्पेशली बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये दो पार्ट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा गुप्त साम्राज्य और भी, अब जैसे मौर्य साम्राज्य, ये सारे साम्राज्य इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला स्टेटमेंट 1 है, बौद्ध ग्रंथ जातक से बौद्ध विचारों के मौर्य राजनीति पर प्रभाव की जानकारी मिलती है। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है जातक, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जातक, तो आपके लिए ये भी एक फैक्ट है कि जातक जो है वो बौद्ध ग्रंथ है। इससे क्या है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिस्ट आइडियाज ऑन मौर्यन पॉलिटिक्स। स्टेटमेंट 2, बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय, इससे मौर्यकालीन सामाजिक दशा की जानकारी मिलती है। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट दीघ निकाय प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल कंडीशन ऑफ मौर्यन पीरियड। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोई नहीं। देखिए, हमने दोनों ही स्टेटमेंट्स को शफल किया है। देखिए, जातक जो बौद्ध ग्रंथ है वो क्या बताता है, वो मौर्यकालीन सामाजिक दशा की जानकारी के बारे में बताता है, और वहीं जो दीघ निकाय नाम का बौद्ध ग्रंथ है वो क्या बताता है, वो मौर्य राजनीति पर बौद्ध विचारों का प्रभाव बताता है। जो मौर्यकालीन राजनीति थी मौर्यों के काल में, उस राजनीति पर बुद्ध के विचारों का क्या प्रभाव था, ये हमें कहाँ से पता चलता है, दीघ निकाय से पता चलता है। और जो जातक कथाएं हैं, जातक ग्रंथ हैं, उनसे मौर्यकालीन समाज में जो सामाजिक दशा थी समाज की, उसके बारे में पता चलता है। तो स्टेटमेंट डी इज राइट आंसर, इसमें कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न विदेशी यात्रियों के भारत में आने के क्रम को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है ये हमने एनसीईआरटी से ही फ्रेम किए हैं, या फिर जो भी आपकी रेफरेंस बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स हैं, जैसे कि आर.एस. शर्मा एंशिएंट हिस्ट्री के लिए और आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, यहीं से हमने क्वेश्चन पुटअप किए हैं। अरेंज द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स अराइवल इन इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहला है ह्वेन त्सोंग, जिसे ह्वेन त्सोंग भी कहते हैं, दूसरा है मेगास्थनीज, तीसरा है डायमाकस और चौथा है फाहयान। ऑप्शन है 1 2 3 4, ऑप्शन बी 2 3 4 1, ऑप्शन सी 4 2 3 1 और ऑप्शन डी 2 4 1 3। तो इसका सही आंसर होगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी यूपीएससी पूछ लेती है, क्योंकि क्रोनोलॉजी से आपको ईस्ट टू वेस्ट क्रम अरेंज करना, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना, या साउथ टू नॉर्थ अरेंज करना, या वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना, इस तरह के क्रम यूपीएससी का जो पैटर्न है, इस तरह के पैटर्न को यूपीएससी बहुत फॉलो करती है और बहुत फेवरेट पैटर्न होते हैं यूपीएससी के। तो आपको इस क्रम में भी याद रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 3 4 1। देखिए, ह्वेन त्सोंग जो आए थे वो 629 से 645 ईस्वी के मध्य आए थे। मेगास्थनीज 350 ईस्वी से 290 ईस्वी के पूर्व।
तीसरा है डायमेकस 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईसा पूर्व, और फायान 399 ईसा पूर्व से 414 ईसा पूर्व। तो सबसे पहले कौन आया था? 629 से 645 ईस्वी पूर्व श्वेंतुसांग, फिर मैगस्थनीज 350 ईसा पूर्व से 290 ईसा पूर्व, डायमेकस 298 ईसा पूर्व से, यानी कि ईसा के समय से, यानी कि 2000 साल से 2000 साल पहले के ये जो बात हो रही है 629 ईसा पूर्व या 645, ये 2000 साल, पिछले 2000 साल के संदर्भ में हो रही है। 2000 साल से पहले 629 साल पहले। तो इसी तरह मैगस्थनीज ये कब आए? सन 2000, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 350 साल पहले। डायमेकस ईसा मसीह के जन्म से 298 साल से 273 साल के बीच के दौरान आए थे। इसी तरह फायान तो ईसा मसीह के जन्म से 399 साल से लेकर 414 साल पहले। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। द मौर्यन डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई चंद्रगुप्त मौर्य। स्टेटमेंट 2, मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। द कैपिटल ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी वॉज पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी दोनों। ये दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, अशोक ने 361 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग कहाँ है? आज के उड़ीसा में। अशोका कॉन्क्योर्ड कलिंगा इन 361 BC। स्टेटमेंट 2, अशोक की कलिंग विजय के समय वहाँ का शासक नंदराज था। तो आपको कंटेम्प्ररी भी राजा पता होने चाहिए। कंटेम्प्ररी पर यूपीएससी बहुत फोकस करती है, और स्टेट पीसीएस भी, अब स्पेशली यूपी पीसीएस भी इस पैटर्न पर बहुत फॉलो करता है। कंटेम्प्ररी जहाँ पर बात होती है, तो अशोक के समय जो भी जितने भी प्रसिद्ध राजा गुजरे हैं, जैसे कि अकबर, मुगलों में अकबर गुजरे हैं, अकबर है, आपके शाहजहाँ हैं, तो इनके कंटेम्प्ररी भारत के और क्षेत्रों में कौन कौन से राजा थे, अकबर के समय में किन किन का, जो राजपूतों के इनके समकालीन कौन कौन से राजपूत राजा थे, या फिर और ऐसे स्थानों पर कौन से राजा थे जहाँ पर मुगल सत्ता स्थापित नहीं थी, डायरेक्टली स्थापित नहीं थी। तो आपको ये कंटेम्प्ररी पता होने चाहिए। एट द टाइम ऑफ अशोकास कलिंगा कॉन्कर, द रूलर ऑफ कलिंगा वाज नंदराज। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2 इज द राइट आंसर, क्योंकि अशोक ने जो कलिंग पर विजय प्राप्त की थी वो 361 ईसा पूर्व में नहीं बल्कि 261 ईसा पूर्व में की थी। ईसा के जन्म से 200 साल पहले, 261 साल पहले की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों को उनके प्राप्ति स्थलों से सुमेलित कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन यूपी पीसीएस में बहुत आता है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस तरह के। मैच द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका विद हिज प्लेस वेयर दे आर फाउंड। शिलालेख एक साइड और दूसरी साइड है उनके प्राप्ति स्थल, इंस्क्रिप्शन और रीजन जहाँ पर ये प्राप्त किए गए हैं। पहला है गिरनार, क्या ये उड़ीसा से प्राप्त किया गया है। दूसरा है सोपारा, क्या ये आंध्र प्रदेश से प्राप्त किया गया है। तीसरा है येराबुडी, क्या ये महाराष्ट्र से प्राप्त किया गया है। चौथा है धोली, क्या ये गुजरात से प्राप्त किया गया है। तो आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 4, 3, 2, 1। गिरनार कहाँ से प्राप्त हुआ? गिरनार आप नाम से समझ रहे होंगे, गुजरात। दूसरा है सोपारा, महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। येराबुडी ये आपका आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है, और धोली उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। तो गिरनार आपका गिरनार से गुजरात, सोपारा महाराष्ट्र, येराबुडी आपका आंध्र प्रदेश नाम से ही आपको लग रहा होगा, और आपका धोली, लास्ट में धोली जो है वो उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। ये सारे इसका सही मैच है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अशोक के नगर प्रशासन के संबंध में सही कथन चुनिए। देखिए, जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं या मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, अगर स्पेशली यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के हम पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों में आप सोचते होंगे कि इतनी बड़ी हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री इतनी बड़ी है, मेडिएवल हिस्ट्री इतनी बड़ी है, तो हमें पढ़ना क्या है। देखिए, जो मेन शासक गुजरे हैं, जो मुख्य शासक हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो आपको उनकी प्रशासनिक व्यवस्था पढ़नी होती है, उनके समय की सामाजिक व्यवस्था पढ़नी होती है, और उनके समय की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पढ़नी होती है। ये 4 आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने होते हैं कि वहाँ पर दशा कैसी थी, समाज की दशा कैसी थी, यानी कि समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, और प्रशासन कैसा था। इसी तरह वहाँ की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, ग्राम प्रधान थे या उद्योग थे वहाँ पर, या किस तरह के सिक्के चलाए जाते थे। तो ये सारी व्यवस्था आपको पता होनी चाहिए। इसी चीज़ों पर फोकस करती है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। तो अशोक के नगर प्रशासन के संबंध में सही कथन चुनिए।
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अशोकास सिटी एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेटमेंट 1, नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का मंडल करता था। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी वाज मैनेज बाय बोर्ड ऑफ 30 मेंबर्स। स्टेटमेंट 2, प्रत्येक मंडल 5 समितियों में विभक्त था। ईच जोन वाज डिवाइडेड इनटू 5 कमिटीज। स्टेटमेंट 3, प्रत्येक समिति में 6 सदस्य होते थे। ईच कमेटी कंसिस्टेड ऑफ 6 मेंबर्स। देखिए इसमें बताया गया है कि पहला कि नगर का शासन 30 सदस्यों का मंडल करता था। 30 सदस्यों का मंडल होता था एक। प्रत्येक मंडल 5 समितियों में विभक्त था, यानी कि हर मंडल जो हर जोन था वो 5 कमेटीज में विभक्त था और हर कमेटी में 6 सदस्य होते थे। इस तरह टोटल 30 सदस्य होते थे। इस तरह का कुछ क्वेश्चन बताया गया है। तो इसका सही आंसर है, आप बताना है ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी उपरोक्त सभी और ऑप्शन डी केवल 1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी केवल एक इसका सही आंसर है। देखिए प्रत्येक मंडल में क्या होता था, प्रत्येक मंडल 6 समितियों में विभक्त था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। और हमने स्टेटमेंट में क्या बताया था कि प्रत्येक मंडल 5 समितियों में विभक्त था और प्रत्येक समिति में 6 सदस्य होते थे, जबकि प्रत्येक मंडल 6 समितियों में विभक्त था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो स्टेटमेंट डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। केवल स्टेटमेंट 1 सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। मौर्य काल में गुप्तचर विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? द हेड ऑफ द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इन द मौर्यन पीरियड वॉज कॉल्ड। ऑप्शन ए मास्यापर्षद, ऑप्शन बी गुण पुरुष, ऑप्शन सी भरत भोगी या ऑप्शन डी प्रतिवेदक। तो इसका सही आंसर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन ए मास्यापर्षद इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मौर्यन इकोनॉमी इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन ए, अर्थव्यवस्था पर राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था। द स्टेट हैड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। ये देखिए मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, इनकरेक्ट। ऑप्शन बी, मौर्य काल में कृषि प्रमुख आजीविका थी। एग्रीकल्चर वाज द मेन लिवलीहुड इन द मौर्यन पीरियड। ऑप्शन सी, कृषक अपने भूमि के स्वामी होते थे। फार्मर्स वर द ओनर ऑफ देयर लैंड। और ऑप्शन डी, राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और व्यापार को संयुक्त रूप से वार्ता कहा जाता था। द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेड वाज जॉइंटली कॉल्ड वार्ता। राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी जिसमें एनिमल हस्बेंड्री और व्यापार यानी कि ट्रेड, इन तीनों को मिला जुलाकर वार्ता कहा जाता था। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सी स्टेटमेंट गलत है। कृषक अपने भूमि के स्वामी होते थे, ये स्टेटमेंट गलत है। मौर्य काल में सारी भूमि राजा पर जो था, राजा का स्वामित्व होता था। यानी कि आपको पता ही होगा एंशिएंट हिस्ट्री जब वैदिक पीरियड शुरू हुआ था तब से जो पहले तो जानवरों को जो माना जाता था संपत्ति, उसके बाद जब भूमि के लिए लड़ाइयाँ होती थी, भूमि के लिए और जानवरों को, अच्छे जानवरों की तलाश के लिए लड़ाइयाँ होती थी, दूसरा कबीलों पर हमले किए जाते थे। तो जाहिर सी बात है कि एंशिएंट हिस्ट्री में भूमि का बहुत महत्व था। तो भूमि का जो महत्व होता था इसलिए भूमि राजा का स्वामित्व होता था और राजा ही भूमि का मालिक होता था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। निम्न राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? यानी कि इनको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, पहले से बाद के क्रम में। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? शुंग वंश, चोल वंश, गुप्त वंश और सातवाहन वंश। ऑप्शन ए 1 4 3 2, 2 1 3 4, ऑप्शन सी 4 2 1 3 और ऑप्शन डी 2 4 1 3। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 1 4 3 2। ये सबसे पहले कौन सा शासक आया था? सबसे पहले किसका शासन हुआ था? शुंग वंश का। उसके बाद आपका सातवाहन वंश, फिर आपके गुप्त वंश और फिर आपका चोल वंश। ये इसका सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? संगमकालीन राज्य और बंदरगाह। डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, संगमकालीन जो राज्य हैं और दूसरी साइड उनके बंदरगाह। देखिए संगमकालीन जो राज्य थे उनकी 2 राजधानियां होती थी। एक राजधानी होती थी उनके आंतरिक क्षेत्र में और एक राजधानी होती थी उनके पत्तन क्षेत्र में, यानी कि कोस्टल रीजन में। तो आपको उनके बंदरगाह बताने हैं। पहला है चेर, तो आपको कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। चेर, क्या इनकी राजधानी बंदरगाह राजधानी पुहार थी? चोल, क्या इनकी बंदरगाह राजधानी मुजरिस थी? और पांडे, क्या इनकी बंदरगाह राजधानी कोकई थी? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 3 और ऑप्शन डी केवल 3।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल 3। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि चेर की जो राजधानी थी, चेरों की राजधानी मुजरिस थी और चोल की राजधानी पुहाड़ थी। सॉरी, पोल का चेरों का जो बंदरगाह था, बंदरगाही राजधानी वो मुजरिस थी और चोल की जो बंदरगाह राजधानी थी वो पुहाड़ थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। द लार्जेस्ट पाइल ऑफ गुप्ता गोल्ड कॉइन्स हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम राजस्थान। स्टेटमेंट 2, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड चांदी का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। चंद्रगुप्त सेकंड वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू अ सिल्वर कॉइन। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा जो भंडार है वो कहाँ से मिला है? राजस्थान से प्राप्त हुआ है। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, चंद्रगुप्त सेकंड जो थे, वो चांदी का सिक्का जारी करने वाले, सिल्वर कॉइन जारी करने वाले पहले शासक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से अभिलेख उत्तर प्रदेश से प्राप्त नहीं हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम उत्तर प्रदेश? पहला है बिलसद अभिलेख, बिलसद इंस्क्रिप्शन। दूसरा है गढ़वा अभिलेख, गढ़वा इंस्क्रिप्शन। तीसरा है उदयगिरी गुहालेख, उदयगिरी अभिलेख, उदयगिरी इंस्क्रिप्शन। और चौथा है तुमेन अभिलेख, तुमेन इंस्क्रिप्शन। ऑप्शन है 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 4, ऑप्शन सी 3 और 4 और ऑप्शन डी 2 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3 और 4। उदयगिरी गुहालेख और तुमेन अभिलेख ये दोनों उत्तर प्रदेश से प्राप्त नहीं हुए हैं। बिलसद अभिलेख उत्तर प्रदेश के एटा जिले से प्राप्त हुआ है। गढ़वा अभिलेख उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले से प्राप्त हुआ है। उदयगिरी अभिलेख विदिशा से प्राप्त हुआ है, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। और तुमेन अभिलेख ग्वालियर जिले से, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से प्राप्त हुआ है ये दोनों अभिलेख, और बाकी के दोनों उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, उदयगिरी की गुफाएं हाथी गुम्फा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध हैं। उदयगिरी केव्स आर फेमस फॉर द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। स्टेटमेंट 2, इन अभिलेखों को खरोष्टी लिपि में उत्कीर्णित किया गया है। ब्रह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि आपने दोनों के बारे में एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। दीज इंस्क्रिप्शन हैव बीन एनग्रेव्ड इन द खरोष्टी स्क्रिप्ट। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल 1। उदयगिरी की गुफाएं जो हैं वो हाथी गुम्फा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन इनको ब्रह्मी लिपि में, इन अभिलेखों को ब्रह्मी लिपि में उत्कीर्णित किया गया है, एनग्रेव्ड जो किया गया है, इनको ब्रह्मी स्क्रिप्ट में किया गया है, ना कि खरोष्टी स्क्रिप्ट में। खरोष्टी स्क्रिप्ट एक इसी तरह की एक अरामाइक लिपि होती थी जो आपकी गांधार के रीजन से प्राप्त हुई थी। तो ये सारी अशोक के समय की शासनकाल की लिपियां हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सी मंदिर निर्माण शैली है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टाइल? देखिए इस तरह के क्वेश्चन 1-2 साल से यूपीएससी ने पूछे नहीं है, तो इस बार पूछे जाने की पूरी संभावना है। पहला है नागर शैली, नागर स्टाइल। द्रविड़ शैली, द्रविडियन स्टाइल। होयसल शैली, होयसल स्टाइल। और नायक शैली, नायक स्टाइल। आपको बताना है कि कौन सी मंदिर निर्माण शैली है। तो ये नागर और द्रविड़ तो सभी को पता होगी, नागर द्रविड़। और बाकी ऑप्शन है 2 और 3, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 4 और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सारी की सारी स्टाइल जो है मंदिर निर्माण शैलियाँ हैं। देखिए मंदिर वास्तुकला की निम्न शैलियाँ नागर शैली, द्रविड़ शैली, नायक शैली, वैसर शैली, होयसल शैली और विजयनगर शैली तथा पाल शैली जो पाल गढ़ साम्राज्य था उसकी शैली थी। ये सारी इनकी सब टाइप्स भी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, खजुराहो शैली नागर शैली का ही एक उपशैली है। खजुराहो स्टाइल इज सब स्टाइल ऑफ नागर स्टाइल इटसेल्फ। स्टेटमेंट 2, खजुराहो शैली का विकास चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। खजुराहो स्टाइल वॉज डेवलप्ड बाई चंदेला रूलर्स। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन
सी दोनों, ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। खजुराहो शैली जो है वो नागर शैली का ही एक सब टाइप है। मेन जो मंदिर निर्माण की शैली है वो नागर स्टाइल है और इसका ही एक सब स्टाइल है। सब स्टाइल क्या है? खजुराहो स्टाइल। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? इसको जो चंदेल डायनेस्टी थी, चंदेल डायनेस्टी के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सही हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? प्रमुख मंदिर और स्थान यानी कि मेजर टेम्पल्स और उनकी लोकेशन। वेंकटेश्वर क्या ये कर्नाटक में स्थित है? वराहलक्ष्मी क्या ये आंध्र प्रदेश में स्थित है? सूर्य नारायण क्या ये आंध्र प्रदेश में स्थित है? और कामाख्या असम। तो आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वेंकटेश्वर कर्नाटक। वेंकटेश्वर जो मंदिर है वो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। ये जो मंदिर है वेंकटेश्वर मंदिर पहला वाला, ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में। तो ये स्टेटमेंट गलत है। पहला ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी ये तीनों सही सुमेलित हैं। वराहलक्ष्मी आंध्र प्रदेश में है, सूर्य नारायण भी आंध्र प्रदेश में है और कामाख्या असम में है। कामाख्या बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, इसको आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा बौद्ध तीर्थ स्थल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट? बहुत इजी सा क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत से बच्चे इसी तरह के क्वेश्चंस में कंफ्यूज होकर ऐसे क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। ऑप्शन ए महाबोधि मंदिर, महाबोधि टेम्पल। ऑप्शन बी श्रवण बेलगोला। ऑप्शन सी नालंदा और ऑप्शन डी ताबो मठ या हिमाचल प्रदेश। ताबो मठ कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। इसी तरह से आपने लद्दाख के कुछ मठों के नाम पढ़ा होगा जिसमें हेमिस है, शामालेरू है और ले शामालेरू, इसी तरह के कुछ नाम हैं। तो ये आपने लद्दाख में पढ़े होंगे बौद्ध मठ के नाम एनसीईआरटी में। तो आपको बताना है इसमें कौन सा बौद्ध तीर्थ स्थल नहीं है। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, नालंदा तो एक विद्यालय है तो नालंदा को टिक कर देंगे, जबकि सही आंसर है श्रवण बेलगोला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है तथा ये जैन तीर्थ स्थल है, जैन तीर्थ स्थल है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा कथन इंडो इस्लामिक शैली के संबंध में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू इंडो इस्लामिक स्टाइल? ऑप्शन ए, इस शैली को मेहराबदार शैली के रूप में भी जाना जाता है। दिस स्टाइल इज ऑल्सो नोन एज आर्क स्टाइल। ऑप्शन बी, इस शैली में चारों ओर मीनारों का उपयोग किया जाता था। मीनार्स वर यूज्ड ऑल अराउंड इन दिस स्टाइल। ऑप्शन सी, इस शैली में अलंकरण के लिए, अलंकरण यानी कि खूबसूरती के लिए अरबेस्क विधि का उपयोग किया जाता था। तो आपसे डायरेक्ट अरबेस्क विधि भी पूछी जा सकती है कि अरबेस्क विधि निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो अरबेस्क मेथड वाज यूज्ड इन दिस स्टाइल फॉर डेकोरेशन। और ऑप्शन डी, इस शैली में ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट का उपयोग किया जाता था। सीमेंट वाज यूज्ड टू ज्वाइन ब्रिक्स इन दिस स्टाइल। तो आपको इंडो इस्लामिक स्टाइल के बारे में सही जो कथन नहीं है, कौन सा कथन इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये बताना है इंडो इस्लामिक स्टाइल के बारे में। तो आप सही आंसर है ऑप्शन डी। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आप इसी से समझ सकते हैं कि उस टाइम तो सीमेंट का यूज भी करना भी शुरू नहीं हुआ था। तो ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट का उपयोग नहीं बल्कि गारे का उपयोग किया जाता था। ईंटों को जोड़ने के लिए गारे का उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग। एक साइड है मृदभांड यानी कि पॉटरी है और दूसरी साइड उनके उत्पत्ति स्थल यानी कि प्लेस ऑफ ओरिजिन है, जहां से ये मृदभांड, ये ब्लैक पॉटरी प्राप्त की गई है। तो काले मृदभांड क्या ये आजमगढ़ से प्राप्त हुए? नीले मृदभांड क्या ये जयपुर से प्राप्त हुए? कागजी मृदभांड क्या ये अलवर से प्राप्त हुए? और डलगेट मृदभांड क्या ये कश्मीर से प्राप्त हुए हैं? डलगेट पॉटरी। तो ब्लैक पॉटरी आजमगढ़, ब्लू पॉटरी जयपुर, वो पेपर पॉटरी अलवर और डलगेट पॉटरी कश्मीर। तो आपको सुमेलित करना है उनकी इन मृदभांडों को, इन पॉटरी को उनके उत्पत्ति स्थल से। तो इसमें ऑप्शन है 1 4 2 3, ऑप्शन बी 4 3 2 1, ऑप्शन सी 2 4 1 3 और ऑप्शन डी 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1 2 3 4। ये चारों के चारों ही सही सुमेलित हैं। काले मृदभांड की जो उत्पत्ति स्थल है वो आजमगढ़ है, उत्तर प्रदेश का आजमगढ़। नीले मृदभांड राजस्थान का जयपुर, कागजी मृदभांड राजस्थान का अलवर और डलगेट मृदभांड ये जम्मू कश्मीर के कश्मीर से प्राप्त किए गए हैं। अगला और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य को अग्नि नृत्य के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज नॉन एज फायर डांस? देखिए जितने भी हमारे डांस हैं, जो हमारे यहाँ डांस जो हैं वो सारे
आपसे उस पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन अब तक नहीं पूछा गया। तो हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम्स में यूपीएससी इस तरह का क्वेश्चन पुट अप कर ले जो डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो किस डांस को अग्नि नृत्य के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी और ऑप्शन डी मोहिनीअट्टम। तो आपको इन सारों के राज्य भी पता होना चाहिए कि कौन सा नृत्य किस राज्य में या किस जगह पर किया जाता है या परफॉर्म किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारतनाट्यम। भारतनाट्यम इज द राइट आंसर। भारतनाट्यम को ही अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये मानव के शरीर में अग्नि की अभिव्यक्ति करता है। ये रिप्रेजेंट करता है अग्नि को। मानव जब इसको डांस परफॉर्म किया जाता है तो इसमें जो मानव है वो मानव अपने शरीर में अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए भारतनाट्यम को ही क्या कहा जाता है? अग्नि का नृत्य। तो ये आज के हमारे क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट। इसी तरह से हम आपको कल पॉलिटी के रिलेटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा और भी अदर सब्जेक्ट्स के हम डेली आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।